Hi everyone, a very good evening to all of you बच्चा लोग. This is रेखा देवनानी and welcome back to Operation NEET. आज हम लोग बेटा हमारे चैनल पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जल्द से जल्द वन शॉट में कंप्लीट करने जा रही हैं. मैं कोशिश करूंगी कि आपको 1 घंटे में ये पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दूँ. सो टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बेटा आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कई सारे टॉपिक्स आते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का जो फर्स्ट इवेंट है, सबसे पहले फर्स्ट इवेंट यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट होता है, वो हमें पढ़ना है. कैसे होता है, गैमीट कहाँ बनते हैं, ये सबसे पहली बात आ जाती है. तो बेटा द फ्लावर इज द स्ट्रक्चर जहाँ पर मेल एंड फीमेल के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं. तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. तो जैसे ही हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की, तो फ्लावर में बेटा 4 फ्लोरल व्हर्ल्स होते हैं. 4 फ्लोरल व्हर्ल्स होते हैं. सबसे पहला आता है कैलिक्स. सबसे पहला आता है बेटा कैलिक्स, जो कि आपका ये ग्रीन पोर्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा. द ग्रीन पोर्शन हम लोग लेजर लाइट से देख लेते हैं बेटा. दिस वन द ग्रीन पोर्शन है ना, ये क्या है, कैलिक्स. और एक एक यूनिट अगर हम लोग निकाल के देखें तो ये सेपल है. जब बड फॉर्म में फ्लावर था ना, तो इसको कवर करने का काम यही करते थे. कौन, कैलिक्स, जिनके यूनिट छोटे छोटे सेपल. दूसरा फ्लोरल व्हर्ल है बेटा कोरोला. जो कलरफुल पत्तियां हैं ना प्लांट की, जो प्लांट की कलरफुल पत्तियां हैं, दीज आर कोरोला. दिस इज अ फ्लोरल व्हर्ल दैट इज कोरोला. और इसकी एक एक पत्ती को पेटल कहा जाता है. एक एक पत्ती को पेटल कहा जाता है. यही कलरफुल फ्लोरल व्हर्ल्स हमारी. इसके अलावा थर्ड फ्लोरल व्हर्ल है एंड्रोशियम, जो कि मेल पार्ट है, जिसकी यूनिट है स्टेमन. एंड गाइनोशियम, जो कि फीमेल पार्ट है, एंड इसकी यूनिट है कार्पल या फिर पिस्टिल. तो आप स्ट्रक्चर देखेंगे. सो दिस वन इज योर गाइनोशियम एंड दीज आर द स्टेमन्स. अगर हम इन दोनों में देखें तो दीज टू आर एसेसरी व्हर्ल्स. दीज टू आर एसेसरी व्हर्ल्स, क्योंकि रिप्रोडक्शन में एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम पार्ट लेते हैं. तो दीज आर द रिप्रोडक्टिव व्हर्ल्स. These are the reproductive whorls. ये तो हो गई बहुत सिंपल सी बात. ये तो हो गई बहुत सिंपल सी बात. इसके बिहाफ पर फ्लावर्स आपके बेटा 2 टाइप के हो सकते हैं. कोई ऐसा फ्लावर हो जिसके पास में मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों मौजूद हों, तो इस टाइप के फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं कि दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हैं. और इस टाइप के फ्लावर यानी कि एक ही बॉडी पर दोनों टाइप के ऑर्गन्स लोकेटेड हैं, दोनों टाइप के स्ट्रक्चर्स लोकेटेड हैं, तो इस टाइप की फ्लावर को हम लोग मोनोओशियस यानी कि एक ही बॉडी पर दोनों लोकेटेड हैं, मोनोओशियस भी कहते हैं. जबकि दूसरे टाइप के फ्लावर जिनके पास या तो सिर्फ फीमेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे या तो सिर्फ मेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, इस टाइप के फ्लावर को हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर या फिर डायोशियस कहते हैं. डायोशियस का मतलब दोनों सेक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 अलग फ्लावर की जरूरत है. दोनों सेक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 अलग बॉडी की जरूरत है. सो दैट इज मीन बाय डायोशियस. तो बाइसेक्सुअल आर मोनोओशियस एंड यूनिसेक्सुअल आर डायोशियस. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको. इस पर क्वेश्चन आते हैं. अगर हम एक एक यूनिट को ध्यान से देखने जाएं तो कैलिक्स और कोरोला तो हमारी एसेसरी वर्ल्स हैं, जबकि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम हमारी मेन रिप्रोडक्टिव वर्ल्स है. और इन्हीं के अंदर हमारे बनेंगे गैमीट्स और इसके बाद में होगा फ्यूजन फर्टिलाइजेशन. तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले एंड्रोशियम, जिसकी यूनिट है स्टेमन, इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से, और इसके अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उसको. इसके बाद में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल यानी कि हमारा गाइनोशियम के यूनिट कार्पल या फिर पिस्टिल को अच्छे से पढ़ेंगे, और उसके अंदर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, एग सेल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो पढ़ेंगे. और इसके बाद में इनका करवाएंगे फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिनेशन, और इसके अलावा फर्टिलाइजेशन होने के बाद में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, सीड कैसे बनता है, सीड के क्या स्ट्रक्चर है, और फ्रूट के क्या क्या टाइप्स है, ये हम सब लोग इसमें पढ़ेंगे. तो आ जाइए बेटा, तो आ जाइए. दिस इज द स्ट्रक्चर गिवन इन योर एनसीईआरटी. तो एक बार से देख लीजिएगा. इसमें कई सारे स्टेमेंस बने हुए हैं. डिफरेंट प्लांट स्पीशीज में डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेमेंस प्रेजेंट हो सकते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्पल प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसके बिहाफ पर एनसीईआरटी ने एक आपको डायग्राम भी बना के बताया हुआ है, जो कि बेसिकली मॉर्फोलॉजी का पार्ट है. ठीक है. तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड की यानी कि एंड्रोशियम की तरफ आ जाएं, जिसकी यूनिट स्टेमन है बेटा, तो इस टाइप के फ्लावर्स में से अगर आप एक स्टेमन को बाहर निकाल लो, अगर आप स्टेमन को एक बाहर निकाल लो, तो ये आपको स्टेमन दिख रहा है. एंड ये जो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग कहते हैं फिलामेंट, जबकि आगे का जो बर्स्ट पार्ट है इसे हम कहते हैं एंथर.
और इसी एंथर के अंदर फॉर्मेशन होते हैं आपके पॉलन ग्रेन्स का। समझ पा रहे हैं बात? इसी एंथर के अंदर फॉर्मेशन होता है पॉलन ग्रेन्स का। तो इस एंथर को ना हम लोग एक बार कट भी करके देखेंगे, इस एंथर को हम लोग एक बार कट भी करके पढ़ेंगे। तो पहले ये जो हमारा स्टेमेन है, स्टेमेन का फिलामेंट का जो पार्ट थैलेमस से अटैच्ड है इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड। थैलेमस के ऊपर ही सारे फ्लोरल वॉल्स अटैच होते हैं बेटा। तो जो हमारे स्टेमेन का, जो हमारे फिलामेंट का पार्ट थैलेमस से अटैच्ड है उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड, जो थैलेमस के पास है, जबकि दूसरा वाला डिस्टल एंड जो कि एंथर से जुड़ा हुआ है। तो हम थैलेमस के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, इट इज प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है। एंड the bulged part is anther, the filament like structure, the filament is the filament, and ये पूरा है हमारा स्टेमेन। एंथर की कुछ खास बातें हैं बेटा, अगर आप देख पा रहे हैं इसमें 2 लोब है। सो दीज 2 लोब्स टाइप ऑफ एंथर इज कॉल्ड एज एंथर इज बाइलोब्ड, 2 लोब्ड है, और हर लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट है, तो इट इज डायथीकस। और इसके अलावा जब आप इसे कट करके देखोगे ना, यहाँ पर ये वाला डायग्राम बना हुआ है, ये जो सेंटर में मैंने आपको पिक्चर दिखाया है, यहाँ पर ये स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है जिसे हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। तो इसके पास में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, तो इसे हम लोग टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं। और ये बेटा क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है, तो इससे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये जो एंथर हमने बनाया है ना, इसी को हम लोग ऐसे कट करके, ये जो हमने स्ट्रक्चर इधर देखा ना कट करके, इस कट वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं, जैसा एनसीईआरटी में बना हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर को देखिए बेटा, जैसे ही, हाँ इधर मैं हो जाती हूँ थोड़ा सा, ये देखिए इस स्ट्रक्चर को जैसे हम लोग देखेंगे बेटा, तो सबसे पहले हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेयरिंग देखते हैं कि सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस होती है हमेशा। द आउटर मोस्ट लेयर इज ऑलवेज एपिडर्मिस। इसके बाद में आती है एक लेयर जिसका नाम है एंडोथीशियम। एपिडर्मिस के अंदर एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के बाद में कुछ मिडल लेयर्स की लेयर आती हैं बेटा, जिन्हें हम लोग मिडल लेयर्स कहते हैं। सिंगल नहीं है ये, ठीक, मिडल लेयर्स। ये तीनों मिलकर आपके एंथर की प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती हैं, थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग। और इसके अंदर एक और लेयर प्रेजेंट है जिसका नाम है टेप्टम, और टेप्टम के अंदर प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स एज अ बिहेव करेंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस और बन जाएंगे बहुत सारे माइक्रोस्पोर, और अल्टीमेटली वो बन जाएंगे पॉलन ग्रेन। तो इसके अंदर बेटा जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है उसको कवर करने वाली जो लेयर है वही है हमारी टेप्टम, यानी कि इनर मोस्ट लेयर। और ये टेप्टम अंदर डेवलप हो रहे माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन देती है। तो बेटा ये क्या करती है, न्यूट्रेटिव सेल की तरह वर्क करती है। मल्टी न्यूक्लिएट इसकी सेल्स होती हैं, पॉलीप्लॉइड टाइप की, और इनके पास में साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, क्योंकि इन्हें न्यूट्रिशन देना है ना, तो इनका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है। ठीक है। तो इट इज द टेप्टम। इसके अंदर आया माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएंगे माइक्रोस्पोर्स, और ये माइक्रोस्पोर्स डेवलप हो जाएंगे इनटू पॉलन ग्रेन। तो जब तक इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर्स हैं तब तक हम इसे कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, और जब वो डेवलप हो जाएंगे पॉलन ग्रेन्स में तब हम इसी का नाम रख देंगे पॉलन सैक। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़िए। अब ये जो बेटा अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसकी सेल्स बिहेव करती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह, जिनमें मियोसिस होगी, माइक्रोस्पोर बनेंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये आपस में बेटा कनेक्टिव भी होते हैं बाय द कनेक्टिव टिश्यू, तो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में ये भी मेंशन है। ठीक है। तो अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है वो पढ़ लेते हैं, आइए। जैसे ही हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ने जाएंगे तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि 2n है बेसिकली, इसमें होती है मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होने के बाद में 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स तैयार हो जाते हैं। 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स टेट्राड हो जाते हैं, जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय अ लेयर जिसे हम लोग कैलोस कहते हैं, और ये कैलोस थोड़ी देर के बाद में फिर डिजेनरेट भी हो जाती है। तो दिस स्ट्रक्चर विद 4 माइक्रोस्पोर्स एंड द कैलोस, इसे हम लोग माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। अब एक एक माइक्रोस्पोर आगे फर्दर डिवाइड करेगा और बनाएगा पॉलन ग्रेन। क्या बनाएगा? पॉलन ग्रेन। तो एक माइक्रोस्पोर हम यहाँ उठाकर ले आए हैं N, इसके अंदर होगी माइटोसिस।
इसके अंदर पहले तो वैक्यूल डेवलपमेंट होंगे और माइटोसिस यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट होगा। माइटोसिस होगी और 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। न्यूक्लियस बन गए, अब इनमें सेल्यूलराइजेशन हो जाएगा, 2 सेल्स बन जाएंगी। तो जो बड़ी सेल बनी इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और जो छोटी सेल बनी ये है जनरेटिव सेल। बड़ी सेल का जो बेटा न्यूक्लियस है ये इर्रेगुलर न्यूक्लियस टाइप का होता है, इर्रेगुलर टाइप का स्ट्रक्चर है, जबकि छोटी सेल खुद ही स्पिंडल शेप की है और इसका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है। ठीक है, जबकि वेजिटेटिव सेल बिगर होती है और अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल है इसके पास में। क्यों? क्योंकि जो जनरेटिव सेल है ये जनरेट करती है मेल गैमेट को। पॉलन ग्रेन इज नॉट अ मेल गैमेट, जनरेटिव सेल विल जनरेट द मेल गैमेट, इसीलिए इसे जनरेटिव सेल कहा जाता है। जबकि वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, जबकि वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। यहां से क्वेश्चन आता है कि स्पिंडल शेप सेल कौन सी है और इरेगुलर न्यूक्लियस किसके पास है, इसको इंटरमिक्स नहीं करना है। ठीक है, जैसा मैंने ड्रॉ किया है ऐसा ही बनाएंगे एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के बाहर और लेयर्स होती हैं जिनको हम लोग थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। इसके सबसे बाहर की लेयर को हम लोग कहते हैं बेटा एक्साइन और अंदर की लेयर को कहते हैं इंटाइन। जो एक्साइन वाली लेयर है ना ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की, जो कि हमारा हार्डेस्ट नोन सब्सटेंट है। ये किसी भी केमिकल से, किसी भी एंजाइम से, किसी भी मैकेनिकल से आप डैमेज नहीं कर सकते, इसे आप कभी भी डैमेज नहीं कर सकते, इसीलिए ये हाईली रेजिस्टेंस है। और हाईली रेजिस्टेंस है, इसके अंदर क्या है इंटाइन, जिसकी लेयर बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन की। ये रेगुलर लेयर है, ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, नॉर्मल है। क्योंकि ये स्पोरोपोलिनिन की वजह से आप पॉलन ग्रेन को डैमेज नहीं कर सकते तो इनकी वायबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है बेटा। अगर हम बात करें इनके अंदर फिर मैम ट्यूब सेल कैसे बनेगी, ये जो हमारी पॉलन ट्यूब है वो कैसे बनेगी, तो बेटा स्पोरोपोलिनिन में एक पोर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग जर्म पोर कहते हैं, वहीं से आपकी ट्यूब सेल जर्मिनेट होती है। ठीक है, वहीं से आपकी ट्यूब सेल जर्मिनेट होती है। अब ये जर्म पोर वो रीजन है जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन नहीं है, जहाँ पर एक्साइन की लेयर नहीं प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसे हम लोग इरेगुलर लेयर कहते हैं। अब जर्म पोर सिंगल प्रेजेंट हो सकता है आपके मोनोकॉट्स में, जबकि जनरली 3 मिल सकते हैं आपको डाइकॉट्स में। ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 ही मिलेंगे, एक ही मिलेगा। जनरल केसेस में मोनोकॉट्स में 1 एंड डाइकॉट्स में आपको 3 जर्म पोर्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारी जनरेटिव सेल है ये कई बार ऐसा होता है कि पॉलन ग्रेन जब गिरा तभी डिवाइड होके आ गई है ना, तो ओवरऑल 3 सेल मिली हमारे पॉलन ग्रेन में। कभी कभी जनरेटिव सेल एज इट इज आती है तो 2 सेल स्टेज में हमारे पॉलन ग्रेन मिलते हैं। तो इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन हमेशा 2 सेल स्टेज पर आते हैं जैसा हमने ड्रॉ किया। जबकि बचे हुए 40% में क्या होता है, ये जो जनरेटिव सेल है इसने भी 2 मेल गैमेट बना लिए होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, यानी कि 60% लोग सिर्फ और सिर्फ 2 सेल स्टेज पर आ रहे हैं, जबकि 40% में 3 सेल स्टेज होती है। इस सब के अलावा जो स्पोरोपोलिनिन है इसके स्ट्रक्चर्स अलग अलग मिल सकते हैं। तो जनरली हमारे जो पॉलन ग्रेन्स है स्फेरिकल होते हैं जैसा मैंने डायग्राम में दिखाया है, बट कई बार ये इसके पास में डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में बने हुए हैं। तो एक लाइन भी लिखी हुई है कि पॉलन ग्रेन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न, जो कि एक्साइन के बने हुए होते हैं बेटा। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़िए फटाफट से। पॉलन ग्रेन की कुछ और खास बातें आपको पता होनी चाहिए। जनरली स्फेरिकल होते हैं, 20 से 25 माइक्रोमीटर का इनका डायामीटर है। रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो एज अ फूड सप्लीमेंट भी हम लोग लेते हैं, पॉलन की टैबलेट्स खाते हैं। ये एनसीईआरटी में आपके फोटो भी बना हुआ है। इसके अलावा पॉलन कुछ स्पीशीज के एलर्जी भी करते हैं। और एक एग्जाम्पल आप देखने जाएं तो पार्थेनियम, जिसे कैरेट ग्रास कहते हैं, हमारे इंडिया में कंटामिनेटेड इंपोर्टेड वीट के साथ में आ गई थी और अब एलर्जी करती रहती है। वायबिलिटी की बात करें तो मैंने आपको बताया स्पोरोपोलिनिन की वजह से स्पोरोपोलिनिन की वजह से हम इन्हें स्टोर कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन की मदद से -176 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर कर जाते हैं। जबकि वायबिलिटी की बात करें तो कुछ स्पीशीज जैसे कि राइस और व्हीट के जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं 30 मिनट तक, जैसे ही पॉलन निकले ना 30 मिनट तक जिंदा रहेंगे। जबकि रोजिएसी, लेग्यूमिनोसी और सोलेनेसी के जो आपके पॉलन हैं ये महीनों तक जिंदा रहते हैं। याद करने की मैं ट्रिक बताऊं, आपका वैलेंटाइन डे का जो वीक है यही चल रहा है और आज शायद से रोज डे भी है। हाँ, आज ही आपका रोज डे भी है बाई चांस, है ना। तो देखिए मैं आपको इसकी ट्रिक बता देती हूँ, यही मैंने क्लास में बताई हुई भी है। तो ये जो आपके रोजिएसी है, जैसे रोज का फूल है ना। अब मान लीजिए राइस और व्हीट है, आप जब चावल पकाते हो तो कितनी देर लगती है? ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। रोटी बनाने में कितनी देर लगी? ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। तो 30 मिनट तक वायबल है। इट इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ ट्रिक।
एक बात याद रखिएगा, इट इज़ अ ट्रिक नॉट अ कॉन्सेप्ट। 30 मिनट में आपका बन जाएगा, तो 30 मिनट की इनकी पॉलन की वायबिलिटी है। जबकि आज रोज डे वाले दिन अगर आपको कोई गुलाब का फूल ला कर देता है 100-150 रुपये का खरीद के, जो कि 20 रुपये का मिलना चाहिए, 100-150 रुपये का जो आपको फूल मिल रहा है गुलाब का, ये बेटा इनके पॉलन ग्रेन्स रोजिएसी, फैमिली रोजिएसी, हो सकता है इसके पास में 100-150 ना हो तो किसी आपको मटर का फूल निकाल कर दे दे, लेग्यूमिनोसी, और हो सकता है कोई आपको सोलेनेसी का वेलवेट एस्टिवेशन वाला सुंदर सा फूल ला कर दे दे, और ये इनको आप लोग कुछ महीनों तक संभाल के रखें, उसके बाद तो खो देंगे, उसके बाद तो खो देंगे। आप कोई एक्सेप्शनल नहीं आएगा कि मैम ये तो हम तो पूरी ज़िंदगी संभाल के रखेंगे। हम तो बेटा एक ट्रिक बना रहे हैं कि आप कुछ महीनों तक उसे संभाल के रखोगे तो कुछ महीनों तक इनकी वायबिलिटी होती है। ठीक, इट्स अ ट्रिक अगेन आई एम सेइंग। ठीक, आगे बढ़ें तो आपका आ जाता है गाइनोशियम, जिसकी यूनिट कार्पल है। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है जो ऊपर बर्स्ड पार्ट है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाता है जिसका नाम है स्टिग्मा। इसके बाद में लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर इज अ स्टाइलिश सी, और इसके नीचे आता है नीचे मोटा सा बर्स्ड पार्ट जिसे हम लोग ओवरी कहते हैं। इसी के अंदर बना हुआ है ओव्यूल। ये ओव्यूल फ्यूचर में सीड बनेगा, जबकि ओवरी फ्यूचर में फ्रूट बनेगी। ये ओव्यूल अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, और ये प्लेसेंटा ये वाली जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। जहां पर ये फ्यूनिकल ओव्यूल से फ्यूज होती है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज हाइलम बेटा, दिस रीजन इज कॉल्ड एज हाइलम। और अब इसी ओव्यूल के अंदर बनेगा आपका एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर आपका एग सेल होगा, एग सेल फर्टिलाइज होगा और आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर एम्ब्रियो सैक यानी कि आपका एग सेल जिसके अंदर है वो कैसे बन रहा है। ठीक है, सो दिस इज योर ओव्यूल, जिसे हम लोग उल्टा करके ही पढ़ते हैं, एंड दैट उल्टा ओव्यूल इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक, तो देख लीजिए, दिस इज द फ्यूनिकल, दिस इज द हाइलम, सिंपल है। इसके बाद में बेटा जहां पर एक पोर टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जहां से अटैच्ड है, इसको एंड को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल एंड, और इस पोर को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइलर पोर, जहां से आपकी पॉलन ट्यूब एंटर करने वाली है। इसके अलावा ये इसके बाहर कुछ लेयर्स हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स, जो कि फ्यूचर में सीड का कोट बनाएंगी। यहाँ पर कुछ न्यूसेलस की सेल्स प्रेजेंट होती हैं बेटा, जो कि मल्टी न्यूक्लिएट सेल होती है और रिजर्व फूड मटेरियल होता है, अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियोसैक को न्यूट्रिशन देता है। एंड दिस इज द एम्ब्रियोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट। अपोजिट एंड को हम लोग चलाजल एंड यानी कि बेसल पार्ट भी कहते हैं, और ये माइक्रोपाइलर एंड है आपका। माइक्रोपाइल जो है बेटा एक छोटा सा होल है, जो कि जब फ्यूचर में सीड बन जाता है ना, जैसे आपने चने के सीड देखे होंगे, उनके अंदर भी छोटा सा होल प्रेजेंट रहता है। रीजन कि ऑक्सीजन और वाटर इसी के अंदर आएगा, तभी जर्मिनेशन होगा, तभी क्या होगा, जर्मिनेशन। तो माइक्रोपाइल हमेशा प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर ओव्यूल। अब इस ओव्यूल का डेवलपमेंट, अंदर इस ओव्यूल के एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, हमें वो पढ़ना है। ठीक है, अंदर कैसे डेवलपमेंट हुआ है, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर कैसे बना है, वो हमें पढ़ना है। तो आ जाइए, दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। ये जो आपके न्यूसेलस के कुछ सेल्स हैं, इसमें से एक सेल बिहेव करेगा एज अ मेगास्पोर मदर सेल। ये मियोसिस करेगा, पहले 2 सेल मियोसिस 1 में और फिर 2 सेल और मियोसिस 2 में। पूरे मियोसिस में मेगास्पोर डायड और मेगास्पोर टेट्राड बनेगा, जिसकी 3 सेल कर जाएंगे डीजेनरेट, और सिंगल सेल जो बचेगी वो डेवलप हो जाएगी फीमेल गैमेटोफाइट में। कैसे डेवलप होगी, आकर देखिए। एक मेगास्पोर को हम उठाकर नीचे ले आए हैं, इस मेगास्पोर में माइटोसिस हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, अभी सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। 2 सेल बनी, फिर से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, 4 सेल बनी, फिर से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और 8 सेल बन जाएंगी। इसे हम लोग कहेंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। 3 माइटोसिस हो गई। अब होगा सेल्यूलराइजेशन। सेंट्रल सेल लार्ज सेंटर में पड़ी रहेगी, और न्यूक्लियस जो है 3 ऊपर चले जाएंगे, 3 नीचे आ जाएंगे, 2 बेचारे बीच में रह जाएंगे। 3 न्यूक्लियस ऊपर, 3 न्यूक्लियस नीचे, 2 बेचारे बीच में रह जाएंगे। कहते भाई 4-4 ही ले जाते, बट कोई बात नहीं, हमें बीच में छोड़ दिया तो हम तो फ्यूचर में कुछ बड़ा करेंगे। कैसे बड़ा करेंगे अभी देख लेते हैं। क्या हुआ, ये जो आपके 3 न्यूक्लियस है ये ऊपर गए, इनका सेल्यूलराइजेशन हुआ, इन सेल्स को नाम दिया हमने एंटीपोडल्स, जो कि चैलाजल एंड पर हुआ है। जबकि माइक्रोपाइलर एंड पर जो 3 न्यूक्लियस आए, उसके 2 सेल ने बनाई सिनर्जिड नाम की सेल और एक ने बनाई एक्स सेल। जो बीच में पड़े रहे, इनको अलग सेल्यूलराइजेशन नहीं मिला, लेकिन पूरी सेंट्रल सेल के ये राजा हैं, पूरी सेंट्रल सेल में ये 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो इस स्ट्रक्चर में अगर मैं काउंट करने जाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस मिले, जबकि सेल्स कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 और एक सेंट्रल सेल 7। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट हमारा स्ट्रक्चर बना, जिसे हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक भी
कहते हैं। और ये जो आपके सिनर्जिड्स है इनके पास में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिलीफॉर्म अपैरेटस भी प्रेजेंट होता है, जिसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमें देखना है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ से देखिए कि आपके एक मेगास्पोर मदर सेल, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में एक हुआ है यहाँ पर मियोसिस और यहाँ पर हुए हैं 3 माइटोसिस और बन गया है एक आपका एम्ब्रियो सैक। और क्योंकि यहाँ पर 3 सेल्स डिजनरेट हुए हैं, सिर्फ एक डेवलप हुआ है, तो इस टाइप के डेवलपमेंट को हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस पर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। इसके अलावा ये जो आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है ना, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे आते हैं। ये देखिए एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक हुई मियोसिस, तो आपके 4 माइक्रोस्पोर बने। इन 4 माइक्रोस्पोर में ये देखिए, ये वाला देखिए, एक हुई इसमें मियोसिस, तो कितने बने? 4 माइक्रोस्पोर। ये 4 माइक्रोस्पोर आगे करेंगे माइटोसिस डिवीजन 1, तो बनेंगे ये पॉलन ग्रेन। फिर जब एक और माइटोसिस करेंगे तब बनेंगे मेल गैमीट। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक मियोसिस 2 माइटोसिस होंगी तो बनेंगे 8 मेल गैमीट। जबकि अगर आपसे ये पूछा जाए कि पॉलन ग्रेन कितने बनेंगे, तो आप कहेंगे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक हुई मियोसिस, एक हुई माइटोसिस, तब बने पॉलन ग्रेन। क्या इतनी बात ठीक है? और अगर सिर्फ स्पोर पूछे तो सिर्फ मियोसिस से हुई है। अब इन पॉलन ग्रेन में एक और माइटोसिस होगी, तब बनेंगे, एक से ये बने 4, ठीक है, और इनमें और होगी तो 8 मेल गैमेट। तो फॉर्मूला आपको इसी तरीके से याद रखना है। अगर मेल गैमेट पूछे तो आप 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, पॉलन ग्रेन पूछे तो 4 का करेंगे। इसमें एक मियोसिस एक माइटोसिस बताएंगे, इसमें 1 और 2 बताएंगे, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन यू विल आंसर। ओके, ठीक है, दोनों आप फॉर्मूलाज लिख कर रख लीजिएगा बेटा। आगे बढ़े, ये यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं कि ये हमारे पास में हमने एंथर्स में पॉलन ग्रेन बना लिए हैं और हमने हमारा एम्ब्रियो सैक में वो एग सेल भी बना लिया है। अब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन ही तो हमें करवाना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए इन दोनों को पास भी तो लाना पड़ेगा, बारात भी तो लानी पड़ेगी पॉलन ग्रेन की। और बारात कैसे आएगी? जब पॉलन ग्रेन चलकर आएगा। तो बारात वाली जो प्रोसेस है इसे हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। बारात वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से लेके स्टिग्मा के पास जब पॉलन ग्रेन चलकर आएगा, बारात आएगी, उसे हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। अब हो सकता है कि एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पर आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरे फ्लावर का, सेम पेड़ हो, पेड़ तो एक ही पेड़ के दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ जाए, फ्लावर दूसरा हो। या ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग पेड़ पर, एक दूसरे पेड़ पर रहता है, एक दूसरे पेड़ पर रहता है, इंटरकास्ट वाला जो सीड है ना, मैरिज वाला, इंटरकास्ट करवा रहे हैं, एक दूसरे पेड़ का इनका फ्यूजन हो रहा है। तो इसके बिहाफ पर हम लोग टाइप ऑफ पॉलिनेशन पढ़ते हैं बेटा। इसके बिहाफ पर हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन, जैसे कि सबसे पहला है आपका ऑटोगैमी। अगर सेम पॉलन ग्रेन आके सेम को फर्टिलाइज कर रहा है तो इट इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी, ठीक है। जबकि अगर फ्लावर डिफरेंट है लेकिन प्लांट एक ही है तो इसको हम लोग कहते हैं जीटोनोगैमी। दोनों में ही इनका जेनेटिक मेकअप तो सेम है ना, सेल सारी सेम है, सबका न्यूक्लियस सेम है, तो इनमें जेनेटिकली सेम रहते हैं, तो कभी वेरिएशन नहीं आते, एज इट इज सीड बन जाते हैं। जबकि थर्ड आता है डिफरेंट प्लांट पर लगा हुआ है, डिफरेंट प्लांट पर है तो इनके न्यूक्लियस अलग होंगे, इनका डीएनए अलग होगा, इनका जेनेटिक मेकअप अलग होगा, तो इनमें आएंगे वेरिएशन। और इस टाइप के पॉलिनेशन को हम लोग जीनोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जीनोगैमी। तो क्वेश्चन आता है बेटा कि आपका ये वेरिएशन किस में आते हैं? तो जीनोगैमी में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। इसके बिहाफ पर 2 टाइप के आपको फ्लावर पढ़ने हैं। कई बार ऐसे होता है, कुछ फ्लावर कहते हैं और जैसे हमने ये वाले पढ़े ना, जैसे हमने ये वाले अभी फ्लावर पढ़े, ये ओपन फ्लावर थे, इनका पॉलन ग्रेन कहीं भी जा रहा था, कोई भी आ रहा था, ठीक है। जबकि ओपन फ्लावर आर चास्मोगैमस फ्लावर, इनका फ्लावर ओपन रहेगा, इनके एंथर से पॉलन ग्रेन इनके स्टिग्मा पर आ सकता है, और ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे के एंथर से स्टिग्मा के पास पॉलन ग्रेन आ जाए और सीड बन जाए। जबकि एक टाइप के
और फ्लावर होते हैं जिन्हें हम लोग क्लोज्ड फ्लावर कहते हैं, ये हमेशा बंद रहते हैं, अपने एंथर को कहीं नहीं, अपने एंथर के पॉलन ग्रेन कहीं नहीं जाने देते, ना अपने स्टिग्मा को किसी और के पॉलन ग्रेन लेने देते, हमेशा ये छुपके रहते हैं, बिल्कुल प्रॉपर एकदम छुपके रहते हैं। और छुपके रहते हैं तो इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही होता है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी होता है। जबकि ओपन फ्लावर में सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है, अपना आया तो ठीक, बाहर का आया तो ठीक, सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है, तो ऑटो, जीटोनो, जीनो तीनों पॉसिबल है। जबकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्योंकि सेम का आया तो कभी वेरिएशन नहीं आएंगे, कोई वेरिएशन नहीं आएंगे, और इनमें हो सकते हैं अगर जीनोगैमी हुआ तो इनमें वेरिएशन तो नहीं आएंगे, लेकिन फर्टिलाइजेशन होना पक्का है, तो सीड तो जरूर बनेंगे, एश्योर्ड सेट ऑफ सीड मिलेगा। जबकि इनमें कोई श्योरिटी नहीं है, हुआ ऐसा हुआ, ओपन रह गया, किसी और का पॉलन ग्रेन आया नहीं, अपना भी चला गया, तो क्या होगा, हो सकता है ना भी बने, तो इनमें कोई गारंटी नहीं है। तो दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। क्लिस्टोगैमस में हमारे पास एश्योर्ड सेट ऑफ सीड आ रहा है, तो हमारे पास में वेरिएशन नहीं है। चेस्मोगैमस में वेरिएशन के चांसेस हैं, तो फिर एश्योर्ड सेट ऑफ सीड के कोई चांसेस नहीं है। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। और आप लोग हो ना कि दोनों के प्रोज एंड कॉन्स, अब मैम ऑफलाइन में पढ़ने जाएंगे तो फीस ज़्यादा लग रही है, ऑनलाइन में पढ़ने बैठते तो समझ नहीं आता, तो कोई बात नहीं, हम लोग एकदम लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस वाला सीन करवा लेते हैं, प्रीमियर देख लेते हैं, लाइव क्लासेस देख लेते हैं और स्मार्ट वर्क कर लेते हैं। वही काम कुछ करते हैं आपके टाइप ऑफ फ्लावर। एक टाइप के आपके कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि कोमेलिना, ऑक्जेलिस और वायोला, ये दोनों टाइप के फ्लावर बनाते हैं। ये ओपन भी बनाएंगे, ये क्लोज भी बनाएंगे, क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी बनाएंगे, चेस्मोगैमस फ्लावर भी बनाएंगे। और इनके फ्लावर क्योंकि जो ओपन है उनमें फर्टिलाइजेशन हुआ तो वेरिएशन आ जाएंगे, उनमें नहीं हुआ तो एटलीस्ट क्लोज में तो होगा, तो सीड तो मिलेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं वेस्ट हो जाऊंगा। तो दोनों चांसेस इसको मिल जाते हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स इसको मिल जाते हैं, और ओवरऑल इसका सीड तो ज़रूर बनता है। तो ये दोनों टाइप के फ्लावर बनाते हैं, कोमेलिना, ऑक्जेलिस एंड वायोला, बड़े स्मार्ट वाले आपके प्लांट हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? तो एक बार से मुझे चैट्स में बताइए बेटा। एक सिप में पानी पी लेती हूँ, बोल बोल के मेरा गला थोड़ा सूख गया है, तो आप मुझे जल्दी से उसमें चैट्स में बता दीजिए। क्लियर है? तो बेटा आ जाते हैं हम लोग एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पर। पॉलिनेशन तो हो रहा है, लेकर कौन आ रहा है बारात को? बेटा कई सारे एजेंट हैं। दीज एजेंट कैन बी एबायोटिक, दीज एजेंट कैन बी बायोटिक। ठीक है, दीज एजेंट कैन बी बायोटिक। एबायोटिक स्टैंड्स फॉर जैसे कि हवा से आ रहा है पॉलन ग्रेन, पानी में तैर कर आ रहा है, या फिर कोई एनिमल ला रहा है तो बायोटिक हो गया। हवा से आ रहा है तो इस टाइप की पॉलिनेशन को हम लोग एनीमोफिली भी कहते हैं। और क्योंकि हवा में उड़कर आना है पॉलन ग्रेन को, तो पॉलन ग्रेन हल्का होना चाहिए, कहीं उड़ते उड़ते चिपक ना जाए, तो ड्राई होना चाहिए, बहुत सारे बनने चाहिए कि हवा में उड़कर आना है तो बहुत सारे होने चाहिए। ठीक, स्टेमेंस अब उड़ के जाना है तो एक्सपोज्ड होने चाहिए, जबकि स्टिग्मा को फेदरी होना चाहिए ताकि ये कैप्चर कर पाए, एकदम फेदरी और लॉन्ग स्टाइल होने चाहिए ताकि ये इसे कैप्चर कर पाए। ओव्यूल, एक ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट हो कि एटलीस्ट एक पॉलन ग्रेन आ गया तो भी फर्टिलाइज हो जाए, और छोटे छोटे फ्लावर हैं तो पूरे इन्फ्लोरेसेंस में पैक हो जाए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर पाए। तो ये कुछ फीचर्स हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के। जबकि जो फ्लावर वाटर से पॉलिनेट हो रहे हैं, इस टाइप के पॉलिनेशन को हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं। और एल्गी, ब्रायो, टेरिडो में तो आप लोग पढ़ते ही हो, बट फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो क्वाइट रेयर है, लगभग 30 जेनेरा तक लिमिटेड है और मोस्टली डाइकॉट्स में होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन पानी से बचे रहें उसके लिए इनके ऊपर म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। जबकि बायोटिक की बात करें तो इन्हें अपने आसपास के इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए कलरफुल हो जाएंगे। ठीक है, एकदम ब्राइट कलर्ड हो जाएंगे, नेक्टर बनाएंगे ताकि उसे खाने के लिए आ जाए। ठीक है, सेंट बनाएंगे, खुशबूदार होंगे ताकि अट्रैक्ट होकर आए। पॉलन इनके स्टिकी होंगे, जैसे इसके ऊपर एक मक्खी बैठी, इसके ऊपर चिपक गए, दूसरे प्लांट के ऊपर जाके बैठेगी, दूसरे फ्लावर के ऊपर, उसके ऊपर चिपक जाएंगी, तो पॉलन ग्रेन स्टिकी होंगे। और जो बीटल्स और बैट से होते हैं ना पॉलिनेट, वो फोल ओडर भी सेक्रेट करते हैं कि वो तो उसी से अट्रैक्ट होंगे ना। तो ये इनके कुछ फीचर्स हैं। अब बेटा मैंने आपको एक ये बात बताई कि अबाउट 30 जेनेरा तक ही लिमिटेड है, तो बाकी के वाटर प्लांट्स क्या करते हैं? सारे वाटर प्लांट्स यहाँ पर लॉयल नहीं है, वाटर के होकर भी ये अदर सोर्सेस से पॉलिनेट होते हैं। जैसे कि आपके जो वाटर प्लांट्स हैं कई बार ये हाइड्रोफिली करते हैं,
बट कई बार ये एनीमोफिली या जूफिली भी करते हैं, हवा या उनसे इंसेक्ट से भी होते हैं। कैसे? वाटर लिली, वाटर यासिंथ, लोटस आपके इतने खूबसूरत है, खूबसूरत ये पानी के लिए थोड़ा ना बने, खूबसूरत तो बायोटिक एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए बने। तो दीज आर जूफिली होती है इनमें। इसके अलावा हाइड्रोफिली वेलिस्नेरिया हाइड्रिला में सरफेस पर होती है और जोस्टेरा में अंदर होती है, यानी कि सी ग्रास। और इसके जो पॉलन होते हैं ये रिबन शेप्ड पॉलन होते हैं। ठीक, कुछ प्लांट्स चाहते हैं कि हमारी सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो, हम चाहते हैं हमारा क्रॉस ही हो, तो उसके लिए इन्होंने आउट ब्रीडिंग डिवाइस बना रखे। भाई तेज बहुत है, तेज बहुत है, ये चाहते हैं कि हमारी इंटरकास्ट ही हो, हमारी सेम कास्ट में ना हो, तो उसके लिए इन्होंने प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर किया हुआ है। क्या किया है कि एक फ्लावर के ऊपर या तो ये प्रेजेंट होंगे या फिर ये प्रेजेंट होंगे, या तो एंड्रोशियम होगा या गायनोशियम होगा, तो सेल्फ तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, नॉन सिंक्रोनी कर दी है। जिस टाइम पर फीमेल पार्ट पूरा तैयार है पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए, पॉलन ग्रेन रिलीज ही नहीं हुआ, वो अभी मेच्योर ही नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलन ग्रेन मेच्योर है, वो एकदम रिलीज हो गए, लेकिन ओवरी अभी डेवलप ही नहीं है, ये रिसेप्टिव ही नहीं है, स्टिग्मा अभी ले ही नहीं रहा, अभी मेच्योर ही नहीं है, तो दोनों की नॉन सिंक्रोनिटी कर देते हैं इन डेवलपमेंट। इसके अलावा डिफरेंट पोजीशन हो जाती है कि भाई हमारी ये जो फीमेल या कार्पल है ये तो बहुत लॉन्ग है, जबकि स्टेमेंस बहुत छोटे छोटे, इनके पॉलन ग्रेन झड़े, नीचे ही ग्रेविटी से झड़ गए, ऊपर आ ही नहीं पाए, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया। इसके अलावा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, बड़ी गलत बात है कि अपना ही स्टिग्मा अपने ही पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, रिजेक्ट, प्रॉपर रिजेक्ट कर देता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में बेटा, जब पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन होता है, जिसे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इस सब के अलावा प्लांट ने तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बनाए हुए हैं, बट जो प्लांट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस नहीं बनाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम डिजायर्ड सेट ऑफ सीड बनाएं, जो कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट भी किए थे डिफरेंट कैरेक्टर्स को लेकर के, उसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और उसकी प्रोसेस है बेटा कुछ ऐसे। सबसे पहले क्या करते हैं, एक फ्लावर जो कि बाइसेक्सुअल है उसके मेल पार्ट्स को कट कर देते हैं, गलत बात है बट कट कर देते हैं ताकि ये अपने पॉलन ग्रेन्स को ना गिराए। इसके अलावा इसके ऊपर लगा देते हैं फीमेल के ऊपर बैग, कि अब किसी और का पॉलन ना आ जाए। फिर जब हमें हमारा डिजायर्ड पॉलन मिला, हमने इसके ऊपर डस्टिंग की और फिर दोबारा से बैग लगा के टैग लगा दिया कि यहाँ का पॉलन, यहाँ का कार्पल हमने इस पर फर्टिलाइजेशन करवाया ताकि हमें फ्यूचर में रेफरेंस के लिए काम आए। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप्स होते हैं बेटा, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, रीबैगिंग, टैगिंग और डिसाइड से इनका वो करते हैं। ठीक है, ये तो आपके बोर्ड्स का प्रैक्टिकल भी, अगर आप क्लास 12th के बच्चे हैं और वन शॉट में से देख रहे हैं कि मेरा जल्दी से जल्दी बोर्ड प्रिपेयर हो जाए, उसका एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाए, तो ये बेटा आपके प्रैक्टिकल्स में भी आता है। इसके अलावा पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन होता क्या है, ये जो आपका स्टिग्मा है ना, ये जो आपका स्टिग्मा है ना बेटा, इसके पास में जैसे ही ये एंथर के पॉलन ग्रेन आते हैं तो पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में केमिकल डायलॉग होती है। पूछते हैं कौन हो तुम, कहाँ से आए हो तुम, किस स्पीशीज से हो, किस परिवार से हो, गोत्र क्या है तुम्हारा, ये सब कुछ पूछते हैं। और जब इसे परफेक्ट लगता है कि हाँ ये मेरे लिए एकदम सही परफेक्ट है, राम मिलाई जोड़ी है, तभी एक्सेप्ट करता है। तो ये जो केमिकल डायलॉग है ना, इसको हम लोग कहते हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, केमिकल सिग्नलिंग बिटवीन पॉलन एंड पिस्टल फ्रॉम लैंडिंग टू एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू सिनर्जिट। जब ये लैंड हुआ है, इसके अलावा पूरा यहाँ तक जब तक ये एंटर नहीं कर जाता, पूरा प्रोसेस है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। इंटरैक्शन हो गया, पॉलन ट्यूब आ गई, तो फर्टिलाइजेशन करवा दो। एंजियोस्पर्म का फीचर है कि इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसे? एक में तो एग सेल और मेल गैमेट फ्यूज करते हैं, एक फर्टिलाइजेशन, दूसरे में पोलर न्यूक्लिया और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होते हैं, दूसरा फर्टिलाइजेशन। इसीलिए इसे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और आपने ट्रिपल फ्यूजन भी सुना होगा। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब है कि दो पोलर न्यूक्लिया और एक मेल गैमेट, 3 न्यूक्लियस मिक्स हो रहे हैं, इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन को ही ट्रिपल नहीं कहते हैं, ट्रिपल तो इस वाले सेकंड वाले फर्टिलाइजेशन को कहते हैं, क्योंकि वहां पर 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, जबकि यहाँ पर एक फ्यूजन, यहाँ पर दूसरा फ्यूजन, इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। और होता कैसे है देख लीजिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर ओव्यूल। यहाँ पर कई सारी पॉलन ट्यूब बनी है, एक ही अंदर आई है। एक अंदर जो आई, ये वाला जो हमारा पार्ट है कार्पल का, इसे हमने ड्रॉ किया है एनाट्रोपस ओव्यूल, उल्टा लटका हुआ हमारा। यहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करेगी। कैसे करेगी? इस इधर आके देखिए, पॉलन ट्यूब जैसे ही आई माइक्रोपाइलर एंड से, इसने क्या किया, एक सिनर्जिट को डैमेज किया, इससे अंदर घुस गई। फिलीफॉर्म अपैरेटस का मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये से गाइड करता है अंदर आने को।
जैसे ही ये गाइड कर रहा है, एक मेल गैमेट जो पॉलन ट्यूब के अंदर चल कर आए हैं, एक मेल गैमेट फ्यूज हो गया आपकी एग सेल से, बना लिया जाइगोट, दूसरा पोलर न्यूक्लियस है और बना लिया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्योंकि यहाँ पर 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है इसीलिए से हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, और 1 और 2 ये 2 फर्टिलाइजेशन हुए इसीलिए से हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बार बार याद रखिएगा, इसे भूलिएगा नहीं। तो अब ये बन गया है प्राइमरी एंडोस्पर्म एक न्यूक्लियस, और दूसरा बन गया है जाइगोट। एक तो सिनर्जिड पहले ही डैमेज हो चुकी है, दूसरी भी अपने आप डिजनरेट हो जाएगी, एंटीपोडल्स भी डिजनरेट हो जाएंगी, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बचेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और जाइगोट। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कॉन्टिन्यूसली माइटोसिस करेगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बनाएगा और कहेगा मुझे खा लो एम्ब्रियो, मुझे खा लो जाइगोट और डेवलप हो जाओ इनटू एम्ब्रियो। ये कहेगा ऐसे नहीं चलेगा काम, पूरी सेल्स बनाओ। फिर ये कहेगा ठीक है अब मैं सेल्यूलराइजेशन करता हूँ, पूरी सेल्स बनेंगी, डेवलप हो जाएगा, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे एंडोस्पर्म। इस एंडोस्पर्म को खा खा के पूरा जाइगोट होगा डेवलप, पूरा जाइगोट होगा डेवलप इनटू एम्ब्रियो। कैसे डेवलप होगा पढ़ते हैं हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। एक जाइगोट की सेल 2 एन सिंगल सेल खा खा के आपके एंडोस्पर्म को डेवलप हो गई है इनटू ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर टाइप स्ट्रक्चर। फिर ये और डेवलप हुई इनटू हार्ट शेप एम्ब्रियो, और ये हार्ट शेप के जो स्ट्रक्चर्स है ये धीरे धीरे डेवलप हो गए इनटू कॉटिलेडन और बन गया आपका मेच्योर एम्ब्रियो, जिसकी ऊपर वाली सेल्स को हम लोग कहते हैं सस्पेंसर, यहाँ पर रीजन है उसे हम लोग कहते हैं रेडिकल, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज प्ल्यूमिल। दिस रीजन इज कॉल्ड एज प्ल्यूमिल बेटा, ठीक है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज प्ल्यूमिल। डाइकॉट और मोनोकॉट के एम्ब्रियो अलग अलग होते हैं। डाइकॉट का अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है, जो सिंगल लाइन मैंने ड्रॉ की है दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ये जो लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर का स्ट्रक्चर है प्ल्यूमिल, और इसके जस्ट ऊपर को हम लोग कहते हैं एपिकोटाइल, जबकि इसके जस्ट नीचे को हम लोग कहते हैं हाइपोकोटाइल। कॉटिलेडन जहाँ से अराइज हो रहे हैं वो हमने लाइन ड्रॉ की है, दिस इज एपिकोटाइल, दिस इज हाइपोकोटाइल, दीज आर कॉटिलेडन। दिस इज प्ल्यूमिल जो कि आपका फ्यूचर में शूट सिस्टम बनाएगा, दिस इज रेडिकल जो कि आपका फ्यूचर में रूट सिस्टम बनाएगा, और इसी के ऊपर होती है रूट कैप जो कि फ्रिक्शन से बचाती है। और अगर हम मोनोकॉट की बात करें तो दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। और इसके पास में क्योंकि मोनोकॉट है तो सिंगल कॉटिलेडन है, सिंगल कॉटिलेडन को हम लोग कहते हैं स्कूटेलम, सिंगल कॉटिलेडन इज स्कूटेलम, जिसे हम लोग कंडेंस्ड कॉटिलेडन भी कहते हैं, और ये शील्ड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, शील्ड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। जबकि दूसरा कॉटिलेडन प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाया, बट इन द फॉर्म ऑफ एपीब्लास्ट रूडिमेंट्री सेकेंड आपका कॉटिलेडन पड़ा रहता है, ठीक है। इसमें आपको ऊपर कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजर नीचे दिख रहे हैं जो कि रूट कैप और प्ल्यूमिल को जो कि आपके रेडिकल और प्ल्यूमिल को कवर करते हैं बेटा, और शूट एपेक्स और रूट एपेक्स जो कि आपके फ्यूचर प्लांट में बनेंगे, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है आपके सीड का स्ट्रक्चर। आपको पता होना चाहिए ये जो फर्टिलाइज होकर आपका एम्ब्रियो बना है ये फ्यूचर में सीड बनेगा। ऊपर जो इंटेग्यूमेंट थी इन्होंने बनाया सीड कोट, आउटर इंटेग्यूमेंट ने आउटर कोट टेस्टा, और अंदर वाले ने टेगुमेन बनाया। और ये जो आपके सीड थे मैंने आपको बताया एंडोस्पर्म पर फीड करके डेवलप हुआ है जाइगोट। अगर एंडोस्पर्म को पूरा कंज्यूम कर लिया तो सीड हुआ नॉन एल्ब्यूमिनस, और अगर थोड़ा बहुत बचा रह गया तो इस टाइप के सीड को कहते हैं एल्ब्यूमिनस या फिर एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है, जो कि मोस्टली मोनोकॉट्स में मिलता है, जबकि डाइकॉट तो पूरा कंज्यूम करके खा जाते हैं। एग्जाम्पल पी ग्राउंडनट ऑर्किड आपको याद रखना है, यहाँ पर व्हीट मेज कैस्टर आपको याद रखना है। इस सब के अलावा बेटा एक स्ट्रक्चर जो कि आपके न्यूसेलस के सेल्स हैं, मैंने आपको बताया था न्यूसेलस के सेल्स, ये न्यूसेलस के सेल्स अगर बचे रह जाए ड्यूरिंग द डेवलपमेंट तो इसे हम लोग पेरिस्पर्म कहते हैं, जो कि ब्लैक पेपर और बीट में आपको देखने के लिए मिलता है। जबकि कई सारे सीड डॉर्मेंट हो जाते हैं और कई सालों के बाद में जर्मिनेट करते हैं, जिसका रिकॉर्ड है हमारे पास। ल्यूपिनस आर्क्टिकस आर्कटिक टूंड्रा में मिला था 10,000 साल पुराना, और फिनेक्स डेक्टाइलिफेरस जो कि आपका डेट पाम है 2000 साल पुराना, आपको कहाँ मिला? ये फिनेक्स डेक्टाइलिफेरस बेटा ये आपका डेट पाम है, ठीक है, दिस इज द डेट पाम, 2000 साल पुराना मिला और बाद में जर्मिनेट भी हुआ। अगर हम बात करें फ्रूट की तो फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी किस में डेवलप हुई है? फ्रूट में। अगर एक्चुअल में ओवरी से फ्रूट डेवलप हुआ तो ट्रू फ्रूट कहते हैं हम इसे, मैंगो। और अगर ये ओवरी से डेवलप ना होकर किसी और स्ट्रक्चर से डेवलप हुआ है तो इसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू। याद करने के लिए आप नीचे एक एप्पल बनाइए, इसके ऊपर एक स्ट्रॉबेरी बनाइए, इसके ऊपर एक कैश्यू बनाइए, और आप ये फॉल्स तरीके से रखा हुआ है तो फॉल्स फ्रूट है, ऐसे याद कर सकते हैं। इस सब के अलावा आता है एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, फ्रूट तब भी बन गया है तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो सीड भी नहीं है तो सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे कि बनाना खाते हो, कभी सीड निकालते हो क्या? नहीं, है ही नहीं उसके अंदर। इस सब के अलावा बेटा कुछ टर्मिनोलॉजी है।
इस सब के अलावा बेटा कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जैसे कि एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब है सीड बन गया फर्टिलाइजेशन के बिना। डिजायर्ड सेट ऑफ सीड इससे हमें मिल जाता है। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टरेसी और ग्रासेस का आपका इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा पार्थिनोकार्पी, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बनाना और इंड्यूस होता है ये ग्रोथ हार्मोन के एक्शन से। डिप्लोस्पोरी, एग सेल। कई बार क्या होता है कि जो आपका न्यूसेलस की सेल्स है ना, इसने मेगास्पोर मदर सेल है, मियोसिस नहीं की, डायरेक्ट ये बना दिया एग सेल, और ये एग सेल डायरेक्टली डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है विदाउट रिडक्शन डिवीजन, इसे हम लोग कहते हैं डिप्लोस्पोरी। और एक है पॉली एम्ब्रियोनी। इसका मतलब है कि एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो है, एक तो बना आपके जो फर्टिलाइजेशन से है, बाकी के न्यूसेलस के सेल्स ही एम्ब्रियो बना देते हैं। तो ये आपके सिट्रस और मैंगो में यूजुअली देखने के लिए मिलता है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है बेटा? अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो बेटा यहाँ पर आपका चैप्टर हम लोग बिल्कुल ख़त्म करने जा रहे हैं। ये बस एक डायग्राम आपको देखना है जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। इस सब में मैं आपको ये वाले डायग्राम में थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ जहाँ पर मैंने लेबलिंग की हुई है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड में कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, प्लूम्यूल रेडिकल तो समझ में आ गया, जिन सबकी प्लॉइडी होती है 2n। इस सब के अलावा ये बना हुआ है एंडोस्पर्म बेटा। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी हमेशा 3n होती है क्योंकि यहाँ पर 3 न्यूक्लियस मिले हैं। और इसके अलावा इसके ऊपर पेरिकार्प है, वो भी 2n होगी, फ्रूट का पार्ट है वो। इसके अलावा यहाँ पे होती है एल्यूरॉन लेयर जो कि प्रोटीन की लेयर है बेटा, और ये लेयर भी 3n होती है। ये लेयर भी 3n होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ में बेटा आपका चैप्टर हमने एंड कर दिया है विदिन 40 मिनट्स। बहुत बड़ा चैप्टर हमने 40 मिनट्स में कवर कर लिया है। कंप्लीट रिवीजन हो गया है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़े से, और आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा क्या आप बाकी के चैप्टर्स का भी इतनी ही जल्दी रिवीजन करना चाहते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, अगर करना चाहते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब बेल आइकन आप क्लिक करते हैं ना तो आपको ढूंढना नहीं पड़ता, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाता है। नोट्स चाहिए इसके तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चंस में डाउट आते हैं, तो आप इस डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं खुद आपको डाउट्स बताती हूँ। इस सब के अलावा अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट पॉइंट्स में आपको कुछ चीज़ें लर्न हो जाएं, या फिर आप मुझे चाहते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, सो दिस इज़ माई इंस्टा ID, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा हो कमेंट सेक्शन में बताइए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू।